नमस्कार। बिहार की राजधानी पटना में अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस कड़ाके की ठंड के बीच टेंट में सैकड़ों विद्यार्थी बैठे हुए हैं और उन्हीं विद्यार्थियों के बीच में रामांशु सर भी नज़र आ रहे हैं। मौन सत्याग्रह चल रहा है यहाँ पर। लगातार जो एग्ज़ाम हुए हैं बीपीएससी एग्ज़ाम को रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन जिस तरह से अब इस सत्याग्रह को लेकर प्रश्न खड़ा होने लगे हैं, जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत जब भी एग्ज़ाम होते हैं उस दौरान पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, क्या इस धरने या सत्याग्रह के माध्यम से उन तमाम व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सकता है जिन व्यवस्थाओं को लेकर अक्सर प्रश्न खड़े किए जाते हैं? सर, एक चीज़ जानने की कोशिश की जा रही है या एक बात को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आप एक परीक्षा को रद्द कराने की बात कर रहे हैं। जब भी यहाँ पर परीक्षा होती है तब इस तरह के मामले आते हैं। क्या एक बीपीएससी परीक्षा को फिर से आप लोग कराकर उस पूरे सिस्टम में सुधार कर सकते हैं जिस सिस्टम को लेकर लगातार प्रश्न खड़ा होते रहे हैं? देखिए साहब, निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं की शुरुआत एक साथ नहीं हो सकती। एक से ही तो शुरू होगा। अगर हमें अपने घर की सफाई करनी होती है तो क्या हम एक साथ करने लगते हैं? अगर घर की रंगाई करनी होती है तो क्या एक साथ एक ही कमरे से शुरू करते हैं ना? तो जो आज अलग बीपीएससी से शुरू हुआ है, धीरे धीरे और बढ़ेगा। अब हम लोगों ने 22 दिन का सत्याग्रह किया और हम लोग को सफलता मिलती तो और लोग अपनी मांग के लिए ले आएंगे। तो शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी चाहिए और वो शुरुआत यहाँ से हो रही है। अच्छा, आप एक बड़े शिक्षाविद के तौर पर भी जाने जाते हैं। तमाम तरह के जो प्रश्न खड़ा हो रहे हैं, खासकर जो शिक्षा व्यवस्था है, इस शिक्षा व्यवस्था को इस स्तर पर लाने में किसका बहुत बड़ा योगदान है या इस समस्या का समाधान क्या है आपकी नज़रों में? देखिए, दरअसल शिक्षा व्यवस्था के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज़ादी के बाद से ही हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। जो शिक्षा हो रही है उसमें बस यही कोशिश कि बच्चे जो स्कूल तक पहुंच जाएं, उनको क्या शिक्षा दी जा रही है, क्या संस्कार दिया जा रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं। दुर्भाग्य सबसे बड़ा है कि आज तक बिहार में चाहे भारत में कोई भी एक अच्छा व्यक्ति शिक्षा मंत्री के पद पर नहीं बैठा जिसका कोई विज़न हो। वो एक मंत्री के रूप में बैठता है और कोई भी उसने ऐसा कोई सुधार नहीं किया कि उसकी तारीफ़ की जा सके। जबकि अगर आम जनता से पूछने तो सैकड़ों ऐसे मुद्दे हैं जिनको सॉल्व किया जा सकता है। उसमें पहला मुद्दा मैं बताता हूँ। भारत में एक आईसीएसई बोर्ड है, एक सीबीएसई बोर्ड है, 28 राज्यों का अलग बोर्ड है, 75 प्रकार का बोर्ड है और एग्ज़ाम देना है एक। तो जब एग्ज़ाम एक तो बोर्ड क्यों 75 प्रकार के? ये बैठ के डिस्कशन होना चाहिए सब कि पूरे भारत का एक कोर्स होना चाहिए और उस कोर्स का एक करिकुलम होना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट राज्य पे छोड़ दिए, बाकी सब आप डिसाइड करें। तो ये कॉमन मैंने सोच रहा, तो ये नेता भी लोग सोचते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि आपको प्रधानमंत्री का नाम होगा याद, आपको गृह मंत्री का नाम याद होगा, लेकिन अगर आज शिक्षा मंत्री का नाम पूछ जाए तो भारत के 99% लोग को शिक्षा मंत्री का नाम याद नहीं रहता। लेकिन एक और सवाल सर, लगातार जो आप लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं हम लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने का समय दिया जाए या जो भी परीक्षार्थी हैं, जबकि तमाम सेक्रेटरी हैं, तमाम तरह के लोग हैं, आयोग है, आप उन लोगों से मिलकर बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? क्या लग रहा है उनके माध्यम से आप लोगों की जो मांगे हैं वो पूरा नहीं होगी? चीफ सेक्रेटरी से मिल लिए 2-3 बार, गवर्नर साहब से मुलाकात हो गई और बीपीएससी पे तो हम लोग को बिल्कुल भरोसा ही नहीं है, क्योंकि चेयरमैन साहब जो है गेट बंद करके हम लोग को पिटवाते हैं, हम लोग को नॉन सीरियस कहते हैं, हम लोग को उपद्रवी कहते हैं, हम लोग को झूठा बोलते हैं और अपनी बात को मनवाते हैं। तो उनसे मिल के हम लोग करेंगे भी क्या? हम लोग यहाँ मिलने जाते हैं और पत्रकार लोग आके कहते हैं कि साहब मिल लीजिए और शाम को जारी कर देंगे, पेपर किसी हालत में कैंसिल नहीं होगा। तो जो व्यक्ति पहले डिसाइड कर चुका है उसे मिलने से फ़ायदा क्या? सबसे बड़ी चीज़ क्या कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो पिता तुल्य हैं, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हमने किसी अधिकारी को तो चुना नहीं, हमने उनको चुना है ना। और अगर वो कोई गलती कहीं होता है तो हम उनसे पूछेंगे। हम ये तो लोग नौकरशाह हैं जिसको नियुक्त किया गया, तो उनसे हम क्या पूछेंगे? हमारी जब भी समस्या होगी तो हम माननीय मुख्यमंत्री से पूछेंगे, क्योंकि हमारा अगर बेटे को समस्या होती है तो अब पिता के पास जाता है ना, तो हम अपने पिता से पूछेंगे। इसीलिए हमेशा उनसे हम लोग मिलने की मांग करते हैं। अच्छा, इस तरह से बिहार की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है, आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप लोगों से मिलना क्यों नहीं चाह रहे हैं? ये तो सब प्रश्नों का जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे, हम कैसे दे सकते हैं? आपको क्या लग रहा है किन कारणों से नहीं मिल पा रहे हैं? जहाँ तक मुझे सूचना मिलती है कि वो अस्वस्थ है मानसिक रूप से। शारीरिक तो अस्वस्थ ही है उम्र के हिसाब से, लेकिन मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, जिसके कारण जो है बीच के लोग हमें मिलने नहीं देते। अगर उनके सामने हम लोग जाके बात करें और बैठ के आमने सामने बात हो तो मुझे लगता है कि 5 मिनट में हम लोग की समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी जब से इस मुहिम में शामिल हुए हैं, जब से उनके द्वारा समर्थन दिया जा रहा है छात्रों को, उसके बाद से लगने लगा है कि अब इस पूरी तरह से इसको राजनीतिकरण करने का प्रयास चल रहा है और प्रशांत किशोर ने इस पूरे मामले को हाईजैक कर लिया है। कहीं ना कहीं दिशा बदलने की कोशिश उनके द्वारा शुरू कर दी गई है।
इन कारणों से हो सकता है कि दूरी बना रहे हो या बात करने से परहेज कर रहे हो? आपको लगता है कि ये भी फैक्टर हो सकता है? देखिए, प्रशांत किशोर जी की इसमें एंट्री लगभग 12-13 दिन बाद होती है। पप्पू यादव जी आए, तेजस्वी जी आए, उनके पार्टी के बहुत सारे लोग आए, कांग्रेस के लोग आए, बसपा के लोग आए, तो क्या उस समय राजनीतिकरण नहीं हुआ? और जब ये एंट्री इनकी हो गई तो इसका राजनीतिकरण हो गया। अगर भारत में छात्रों के हित की बात करना राजनीतिकरण है तो इसमें क्या गलत है? राजनीति का अर्थ ही क्या है? आम जनता की बात को सुनना और सही व्यक्ति तक पहुंचाना। विपक्ष के लोग या पक्ष के लोग, हम कहते हैं पहले दिन जेडीयू और बीजेपी के लोग आ गए होते तो क्या हम उनको भगा देते? वो आके हमसे पूछे थे कि बेटा ये कर लो, तो क्या उसमें राजनीतिकरण नहीं होता? और अगर ऐसा राजनीतिकरण हो रहा है तो इसमें गलत क्या है? भारत में कौन सी ऐसी चीज़ है जो राजनीति से छूती है? हमारे जीवन का, अगर हम यहाँ बैठे हुए तो ये भी तो एक राजनीति का ही पार्ट है। तो राजनीति तो हमारे जीवन का अंग है, तो उसमें अगर कोई भी छात्र का मुद्दा राजनीति होता है तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल होना चाहिए। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी के आने के बाद से जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें कहीं बल मिला है? लोग कह रहे हैं कि इस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और जन स्वराज का जो मेन कार्यक्रम है या जो उनकी सोच है उसको सामने लाने की कोशिश की जा रही है उनके द्वारा। देखिए, जन स्वराज एक राजनीतिक दल है, स्वाभाविक है कहीं जाएगा तो अपने मुद्दों को रखेगा, लेकिन हम लोग छात्र हैं, हम लोग सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांग रहे हैं, उसमें जन स्वराज भी है। लेकिन मुद्दे तो हमारे हैं ना। परीक्षा कैंसिल करना ये जन स्वराज का मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है। परीक्षा री एग्ज़ाम कराना हमारा मुद्दा है, उनका मुद्दा नहीं है। इसमें एसओपी लागू करना हमारा मुद्दा है, उनका मुद्दा नहीं है। इसके अलावा जो छात्र सोनू मरा उसके लिए मुआवजा हम लोग का मुद्दा है, उनका मुद्दा नहीं है। जिन लोगों पे जबरन FIR किया गया उनको हटाना उनका मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा है। अब ये बात अलग है कि वो भी उस मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन उन लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से अभी प्रशांत किशोर जी के द्वारा कहा गया कि नहीं भाई आप लोग आइए, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, उनके द्वारा आह्वान किया गया, लेकिन सभी लोग खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जो भी, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों, पप्पू यादव जी हों, ये खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों साथ मिलकर इस आंदोलन को आगे लेकर चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? देखिए, उनको मालूम है कि छात्र किसी के पीछे चलने वाले नहीं हैं। अगर आप पहले दिन से इसको कवर करते तो हम लोग कितने जो है नेताओं के साथ जो है दूसरे ढंग से पेश आए, आप देख के आश्चर्य होगा आपको। बड़े बड़े वो नेता जो बिहार की राजनीति में एक अपना पैठ रखते हैं, उनको भी हम लोग गार्जियन के रूप में देखें, नेता के रूप में नहीं देखें। और पहला सेंटेंस हम लोग का यही होता था कि इस चढ़दीवारी को, इस दीवार को आप तभी क्रॉस कर सकते हैं जब आप गार्जियन के रूप में आएंगे, नेता के रूप में नहीं। तो बहुत सारे लोग आए, अपना टोपी उतार दिया, अगर अपना गमछा रखा तो उन्होंने गमछा उतार दिया, और हमने कहा कि किसी भी आप दल के व्यक्ति के बारे में नहीं कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ BPSC और छात्रों के मुद्दे की बात करेंगे। और बहुत सारे नेताओं के साथ हम लोग की गर्मा गर्मी भी डांट दी हम लोग, जबकि उन्होंने बहुत बड़े हैं और वो लोग सुने भी, माफ़ी भी मांगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती रहीं, तो सभी नेताओं को मालूम है कि हम लोग किसी के पीछे चलने वाले नहीं हैं, साथ चल सकते हैं। तो इसीलिए पप्पू यादव जी भी आए, उनका जो है प्रयास बहुत सराहनीय रहा, और उन्हीं के आत्मबल से हम लोग अभी तक हैं। ये बात अलग है कि राजनीतिक व्यक्ति हैं तो अपना सारा काम करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सहयोग हम लोग का किया है। अब देखिए, मैं इसका छोटा सा एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि कोई शादी ब्याह होता है तो कुछ लोग शुरू से अंत तक होते हैं और कुछ लोग 10-20 मिनट के लिए आते हैं, लेकिन कई वो लोग जो 10-20 मिनट के लिए आते हैं शादी की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। तो जब बड़े बड़े दल के लोग यहाँ आना शुरू हुए तो मीडिया कवरेज मिलना शुरू हुआ, और ये बात हम लोग की जो है राष्ट्रीय स्तर तक पहुँची। तो सभी लोग, हम लोग तो पहले दिन से करते हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, आइए साहब इस मुद्दे को उठाइए और हम लोग का समर्थन हासिल कर लीजिए, चुनाव जीत जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, हम लोग किसको रोकें? लेकिन कोई आ ही नहीं रहा। जब नहीं कोई आ रहा तो कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। कुछ राजनीतिक जानकारों से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना है कि जिस तरह से 74 में आंदोलन हुए थे, कुछ उसी तरह की स्थिति अभी दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से मूवमेंट अभी दिखाई पड़ रहा है छात्रों का, वो कहीं ना कहीं 74 के आंदोलन को याद दिला रहा है। और जो लोग 74 के आंदोलन से निकले हुए हैं, अभी जितने लोग हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों, नीतीश कुमार जी हों, उन्हें लगता है कि अगर इस तरह के आंदोलन बड़े पैमाने पर हुए और कोई नेता इस तरह से सामने आया, जिसके बाद से उन लोगों की जो राजनीति है या जो उन लोगों का एक विरासत है उस पर खतरा मंडराने लगेगा। इस तरह इन्हीं कारणों से लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, समर्थन नहीं दे रहे हैं। जैसे केजरीवाल जी, एक आंदोलन से उनकी उपज हुई, आज दिल्ली में जिस तरह से किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए वो एक चुनौती बने हुए हैं। जानकारों का मानना है कि कहीं लग रहा है कि भाई इस तरह से कोई बड़ा चेहरा सामने आ गया जिसके बाद बिहार में उन लोगों की राजनीति जो है खतरे में पड़ जाएगी, इसीलिए खुलकर समर्थन नहीं किया जा रहा है। जो ये बताया जा रहा है, इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, चूँकि ये लोग 1974 में जो JP मूवमेंट था उसके ये जो है प्रोडक्ट हैं लोग, तो ये लोग भी सोच रहे हैं कि यार
1974 से लेकर 2024 तक इस तरह का तो कुछ हुआ नहीं, तो आखिर हम लोग सत्ता सौंपे किसको? तो इनके मन में भी यही है कि अब इस प्रकार का कोई अगर आंदोलन होगा, उससे जो लोग निकलेंगे उनको सत्ता सौंपा जाए। तो हो सकता है कि हम लोग की अच्छाई के लिए लोग बैठे हुए हों, और इस बार हो सकता है कि लोग नहीं, उनको लगता है कि परिवारवाद की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं संकट में पड़ जाएगी। हो सकता है कि कुछ इस तरह के चेहरे सामने आ जाएंगे, केजरीवाल जैसे चेहरे सामने बिहार में भी आ जाएंगे, जिसके बाद हम लोगों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। कहीं इन कारणों से तो उन लोगों के द्वारा समर्थन, खुलकर समर्थन नहीं देने से परहेज किया जा रहा है। ऐसा लालू जी सोच सकते हैं, नीतीश कुमार जी तो ऐसा नहीं सोचेंगे। हमें लगता है कि नीतीश कुमार जी यही सोच इस तरह की बात उनके मन में हो सकती है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के मन में आ सकती है इस तरह की बात, उनके मन में आए, लेकिन हमें लगता है कि नीतीश जी यही सोच रहे हैं कि बढ़िया आंदोलन से निकला कोई अगर व्यक्ति यहाँ बैठ जाए, तो जैसे हम इतने साल तक अच्छे ढंग से शासन किए, वो भी अच्छा शासन करेगा। तो हम लोग के पक्ष में ही कुछ सोच रहे हैं। हिमांशु सर उसमें हो सकते हैं? नहीं, मैं तो उसमें नहीं हूँ, मैं तो शिक्षक के रूप में हूँ, लेकिन हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति देखेगा तो उसका समर्थन जरूर करूँगा मैं। सर, आप जिस तरह से बिहार के छात्रों के बारे में बातें कही जाती हैं कि काफ़ी मेहनतकश विद्यार्थी हैं, युवा काफ़ी संघर्षशील युवा है, लेकिन ये सिस्टम आखिर इन युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने में पर क्यों तुली हुई है? आखिर इनको क्या मिल रहा है? मान लीजिए कुछ लोगों को लाभ मिल रहा होगा, कुछ लोग पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन पूरा युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इसके पीछे की जो राजनीति है वो समझ में नहीं आ रही है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो अच्छे युवा हैं, तो हमारी अच्छाई की परिभाषा भी तो अलग अलग है ना। फिर भी मान लीजिए पढ़ाई में जो अच्छे हैं, तो हम लोगों ने देखा कि जो पढ़ाई में अच्छे हैं वो हाई स्कूल पास करते हैं, इंटरमीडिएट तो चले जाते हैं बीटेक और MBBS करने। उसके बाद कुछ लोग बच जाते हैं तो आ जाते हैं ग्रेजुएशन में, तो वो अंडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। उसके बाद कुछ लोग बच जाते हैं तो UPSC BPSC की तैयारी करते हैं। उसके बाद कुछ लोग बच जाते हैं तो वकालत करते हैं। उससे भी जो छूट जाते हैं, कुछ नहीं कर पाए तो पत्रकारिता कर लेते हैं, और इन सब से जो छूट जाते हैं वो नेतागिरी करते हैं। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये हायरार्की हमारी उल्टी बन गई। तो ऊपर जो है राजनेता हो गए, उसके नीचे पत्रकार हो गए, उसके नीचे वकील हो गए, उसके नीचे अधिकारी हो गए, उसके नीचे डॉक्टर इंजीनियर हो गए। अगर यही उल्टा होता तो शायद आज हमारा देश कहीं और होता। तो मुझे लगता है ये उल्टी जो हायरार्की है कहीं ना कहीं व्यवस्था को खराब कर रही है। अच्छा, अब इस सत्याग्रह या आंदोलन के परिणाम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लोगों को लग रहा है कि जिस तरह से कोहराम दिखाई पड़ रहा है, कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब इसका परिणाम क्या होगा? देखिए, यहाँ आगे पीछे हटने की कोई बात ही नहीं है। हम लोग सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके प्रमाण हर जगह उपलब्ध हैं। हर पत्रकार, हर वकील, हर व्यक्ति ये डिस्कस कर रहा है कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है, और खुद इसको चाहे क्या नाम है वो आपका आपराधिक ऑफेंस यूनिट, ठीक है, इसके अलावा जाए EOU या खुद सरकार या बहुत सारी जो पेपर कैंसिल हुए उसको स्वीकार करती है, और बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। तो ऐसा हमारा ही नहीं मानना है, सबका मानना है, और कई राज्यों में सब काम हो रहा है, तो वो स्वीकार करते हैं कि गलत हो रहा है। और जब गलत हो रहा है तो इसका समाधान होना चाहिए, दोनों पक्षों से होना चाहिए। वो लोग चूँकि उसका लाभ कमा रहे हैं, अपने घर परिवार के लोगों को गलत रास्ते से भेज रहे हैं, और हमारे यहाँ युवा लगे कि नहीं हम मेहनत के माध्यम से पूछेंगे, तो अंत में जीत तो मेहनत वाले की होती है। क्योंकि हम लोग का शुरू से नारा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब से प्रशांत किशोर जी को बिना शर्त एक तरह से बेल मिली है, उसके बाद से कहा जा रहा है कि उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा था, कोर्ट के द्वारा मुहर लगा दी गई है कि नहीं, आप जो कर रहे थे वो सही किया जा रहा था। क्या फिर धरना प्रदर्शन गांधी मैदान स्थल पर शुरू होगा? क्या कुछ होगा? आगे की तैयारी क्या है सर? देखिए, ये बात तो जनसुराज के लोग बोलेंगे। जहाँ तक आपने कहा, आप भी गए थे वहाँ पर, आप भी वहाँ पर आपका भी चेहरा वहाँ पर दिखाई पड़ा, लगा कि नहीं आप साथ मिलकर आप लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, हमारी रणनीति अलग है, उनकी रणनीति अलग है। हम लोग की रणनीति सत्याग्रह की रणनीति है। हमारी रणनीति जो है गर्दनी बाग धरना स्थल की है, जहाँ पर उन्होंने लिख रखा है इसको शिक्षा सत्याग्रह की गंगोत्री। तो हम हमेशा गंगोत्री में रहेंगे। बाकी लोग जो है पटना में और कलकत्ता में, जहाँ जहाँ गंगा और इलाहाबाद में संगम हो वहाँ पे रहे, लेकिन हम लोग का जो मेन केंद्र है उस गंगोत्री में रहेगा। यहाँ से हम लोग हटने वाले नहीं हैं। लेकिन जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या सत्याग्रह कर रहे हैं, उनके फंडिंग को लेकर तरह तरह के प्रश्न किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ इस तरह के फंडिंग हो रहे हैं, तभी कोई कड़ाके की ठंड के बीच इस तरह का धरना प्रदर्शन उनका जारी है, या इतने दिनों से चल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ जरूर फंडिंग हो रही है, या कोई किसी तरह से कोई मोटिवेट कर रहा है। ये जो फंडिंग की बात सामने आ रही है, इस पर क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, हम लोग की फंडिंग हो रही है, खुल के फंडिंग हो रही है। और जिनको फंडिंग देखना है वो एक रात हमारे साथ रुक लें। एक साथ आप रुक लीजिए तो आपको फंडिंग के बारे में जानकारी हो जाएगी कि पीछे यहाँ आसपास लैट्रिन बाथरूम करने की जगह नहीं है, जो कोने में नगर निगम का है वो भी 5 रुपये लेता है। पहली चीज़, यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज़, मच्छरों के बीच में पिछले 22 दिन से हम लोग रह रहे हैं। तीसरी चीज़, खुला जो है पूरा एरिया और ठंडी हवा चलने लगती तो हम लोग सिकुड़ के यहाँ रहते हैं। चौथी चीज़,
और खाने के लिए बहुत सारे NGOs आते हैं, देख लीजिए चावल दाल रखा हम लोग वही खाते हैं। तो जिनको हमारी फंडिंग देखना है आके 2 रात बिता ले और वो अपनी किताब लिख दे कि हम लोग की फंडिंग कहाँ से हो रही है। देखिए रामांशु सर हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं, वाकई में अगर जिन्हें लगता है कि नहीं यहाँ पर बहुत तरह की सुविधाएं हैं, बहुत तरह से यहाँ पर फंडिंग किए जा रहे हैं, तो एक रात बिताएं। कड़ाके की ठंड के बीच जिस तरह से इस टेंट के नीचे ये लोग बैठे हुए हैं, घर में अपने शरीर को बैलेंस करना मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में जिस तरह से इन लोगों के द्वारा छात्रों को मौन समर्थन दिया जा रहा है, जिस तरह से सत्याग्रह के माध्यम से उस सिस्टम में सुधार करने की कोशिश की जा रही है, वाकई में चाहे आप जो कहें इस आंदोलन का जो नाम दें, लेकिन जिन मुसीबतों का सामना इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है और जिस तरह से संघर्ष किया जा रहा है, उन संघर्षों के बीच से अगर कोई रास्ता खुलता है तो कहीं ना कहीं रामांशु सर या जो भी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। और इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि अब क्या होगा, क्या वाकई में फिर से एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम होने के बाद भी सवाल बने रहेंगे कि क्या जो पेपर लीक्स के मामले सामने आ रहे हैं उस पर विराम लगेगा। इन तमाम तरह के प्रश्नों को देखने या समझने के लिए आप लगातार बने रहिए पब्लिक न्यूज़ के साथ। मैं हूँ सत्येंद्र चौबे, गर्दनीबाग से। पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।